नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने नए यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सन 1857 की क्रांति और उसके बाद 1905 का जो भी बंगाल विभाजन था, कांग्रेस की स्थापना थी 1885 में, और जो भी उसके अध्यक्ष बने उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं सन 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो अन्य जो भी जो वीडियोस थी उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था या कांग्रेस का विभाजन था सन 1907 में हुआ, और उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे सीएम का मतलब होता है चेयरमैन। जो उस समय के चेयरमैन थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, और वो उदारवादी दल के नेता थे। अभी सूरत अगर पूछ लिया जाए सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये तापी या ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। और सन 1907 में हुआ क्या था कि जो कांग्रेस था इसका दो भागों में विभाजन हो गया, किसमें? नरम दल और गरम दल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि नरम दल में हमारे कौन कौन से? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब अली और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये हमारे नरम दल के प्रमुख नेता थे। बाकी और अन्य भी नेता जो थे वो नरम दल में आते हैं। गरम दल में हमारे लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये हमारे चार नेता गरम दल के प्रमुख थे। तो सूरत के अधिवेशन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? मुख्य कार्य नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। जो चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार हमारा सन 1911 में हुआ था। तो अब 1911 में जब हुआ तो इसमें एक कमेटी जो है बैठाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था अरुणडेल कमेटी। क्या नाम था? अरुणडेल कमेटी। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली की जो है स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली की स्थापना हमारे जो है अनंग पाल ने की थी। और उस समय के जो वायसराय थे 1911 में वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसमें होता क्या है कि दिल्ली दरबार में जो भी ब्रिटेन के राजा रानी होते हैं, उस समय के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, और उस समय की जो रानी थी वो महारानी विलियम मैरी थी। मेरी नहीं, मैरी थी, अर्थात महारानी विलियम मैरी थी। ये दोनों जो है राजा रानी दिल्ली में आते हैं। तो अब यहाँ पे जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और इसमें क्या क्या बातें होती हैं? इसमें जो है बंगाल विभाजन को सबसे पहले रद्द किया जाता है। सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और भारत की मतलब जो है मतलब मांग की जाती है कि जो भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। तो जो कोलकाता बनी थी अब उसको क्या कर दिया जाए? दिल्ली बना दिया जाए। अर्थात जो है कोलकाता जो राजधानी थी उसको दिल्ली में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसी मांग की गई। तो ये 1911 में कहा गया, लेकिन 1 अप्रैल सन 1912 को दिल्ली क्या हुई? भारत की राजधानी बन गई। तो यहाँ से जो है हमारा दिल्ली दरबार भी ख़त्म होता है। अब अगर हम बात करते हैं दिल्ली या हार्डिंग बम कांड की, तो अगर हम हार्डिंग बम कांड की बात करें तो उस समय जो रास बिहारी घोष थे इन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका। क्यों? क्योंकि हार्डिंग जो था इससे ये उस समय का वायसराय था और काफ़ी क्रूर मतलब जो वायसराय था। तो अब इनको जो है रास बिहारी घोष ने मारने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों की एक बहुत ख़ास बात ये होती थी कि ये बच जाते थे। तो जब रास बिहारी घोष ने बम फेंका तो हार्डिंग पर, तो ये बच गए 22 लाख। अब उसके बाद रास बिहारी घोष बचने के लिए इन्होंने क्या किया? तो रास बिहारी घोष नहीं है, वो रास बिहारी घोष अलग हैं और ये रास बिहारी बोस हैं, बस यही अंतर है। तो यही वो रास बिहारी बोस हैं जो आगे चल के हमारे सुभाष चंद्र बोस से मिलते हैं और जापान में उनकी मदद करते हैं। तो जब रास बिहारी बोस करते क्या? हार्डिंग पर बम फेंकते हैं, और उससे बचने के लिए गिरफ्तारी से, क्योंकि वो तो बच जाते हैं। अब भाई वायसराय है, अगर तुम उसके ऊपर बम फेंकोगे तो अच्छी तरीके से अगर पकड़ेगा तो तुमको गिरा के मारेगा। तो सीधी सी बात है कि उससे बचने के लिए अब ये क्या हुए? जापान चले गए, और जापान में जाके इन्होंने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो रास बिहारी बोस हैं, इनको जब वहाँ जापान में शादी कर ली तो इनको एक उपाधि दे दी गई जापानी दामाद की, और इनको क्या कहा गया? जापानी दामाद भी कहा गया। तथा इन्होंने फिर से जापान में सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा कांड और भी हुआ था, मुजफ्फर या बिहार में हुआ था। जो अगर हम बात करते हैं एक किंग्सफोर्ड नाम के एक न्यायाधीश जो बनाए गए थे, मतलब ये अंग्रेज़ शासक थे, किंग्सफोर्ड थे, तो इनको न्यायाधीश बनाया गया था, और ये काफ़ी जो है क्रूर न्यायाधीश था। तो अब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, इन दोनों ने एक फ़ैसला किया कि हम जो है अब किंग्सफोर्ड को एकदम निपटा के ही मानेंगे। तो इन दोनों ने किया क्या? उनकी गाड़ी पे बम फेंक दिया।
लेकिन जो किंग्सफोर्ड थे इनको उस समय अपनी भारत में पता था कि काफ़ी गतिविधियाँ जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी अपनी सुरक्षा को लेते हुए उस गाड़ी में, ये उस बग्घी में नहीं थे। और दुर्भाग्यवश उसमें जो है मिस्टर कैनेडी जो थे ये अंग्रेज़ थे, लेकिन ये भारतीयों के सपोर्ट में हमेशा रहते थे। तो उसमें इनकी वाइफ जो होती है, वाइफ और बेटी मिस्टर कैनेडी की, वो मारी जाती हैं और किंग्सफोर्ड बच जाता है। देखो पहले जो है हार्डिंग बच गया, अब किंग्सफोर्ड भी बच गया। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रफुल्ल चाकी थे इनको बहुत दुख होता है कि जो हमने एक निर्दोष प्राणियों की हत्या कर दी, और उसके डर से इन्होंने क्या किया, सुसाइड कर ली। और खुदीराम बोस जो थे ये भाग गए, और इनको जब पकड़ा गया तो इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया और इनको फांसी दे दी गई। महज 15 वर्ष की उम्र में, या कहीं कहीं पे 18 भी हमने एक जगह पढ़ा है, लेकिन वैसे ज़्यादातर हमको 15 वर्ष की उम्र में ही हमें जो है इसके ज़्यादा लेख मिलते हैं। तो 15 वर्ष की उम्र में कुल मिला के अगर बात की जाए, सबसे कम उम्र में अगर फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस को दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे, खुदीराम बोस थे। अब अगर हम बात करते हैं सन 1916 में लखनऊ समझौता की, तो लखनऊ समझौता बोले या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन बोले, इसमें होता क्या है कि इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार, मतलब डॉक्टर AC मजूमदार बनते हैं। तो लखनऊ समझौता में ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें मुस्लिमों को और नरम दल गरम दल सभी को एक साथ बुलाया जाता है। जो भी मुस्लिम लीग होती है, कांग्रेस हो जाता है, नरम दल हो जाता है, गरम दल होता है, सब अलग हो जाते हैं। नरम दल सूरत अधिवेशन में अलग हो गया, तो ये सब अलग हो जाते हैं। तो अब इनको एक साथ बुलाया जाता है, और होता क्या है इसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, और जो नरम दल और गरम दल अलग हुए थे ये दोनों भी एक साथ हो जाते हैं। तो जब इतनी सी बात हो जाती है तो उसके बाद हम, अब ये तो ख़त्म हो गया, यहीं से लखनऊ समझौता में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 9 जनवरी सन 1915 में गांधी जी जब भारत आते हैं। तो जब भारत आते हैं तो उस समय एक बड़ा लफड़ा चल रहा होता है, अंग्रेज़ जो हैं। तो अब इसको होता क्या, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सन 1916 की अगर हम बात करते हैं लखनऊ में, तो जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में हुआ लखनऊ समझौता, ठीक। तो लखनऊ समझौता के बाद में एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, ये पेपर में कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ल जो था ये बिहार के चंपारण का निवासी था, वहाँ पे रहता था। तो अंग्रेज़ों की एक नीति चलती थी, 3 कोठिया प्रणाली। तो 3 कोठिया प्रणाली में होता क्या है कि जैसे कुल ज़मीन के 20 भाग कर दिए जाते थे, उसको 20 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर उस 20 भाग में 3 भाग कौन ले लेता था, अंग्रेज़ ले लेते थे, और उसमें नील की खेती करते थे। तो मतलब क्या हुआ कि 3/20 भाग जो है अंग्रेज़ ले लेते थे, ठीक। अब उसमें नील की खेती करते थे, तो नील की खेती करने के बाद वो ज़मीन जो होती थी बंजर हो जाती थी, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये अंग्रेज़ों की चाल होती थी। तो इसमें जो राजकुमार शुक्ल होते हैं किसान, ये गांधी जी के पास जाते हैं। इनको पता चलता है जो गांधी जी हैं ये बैरिस्टर थे, और ये अभी भी जो हैं वहाँ से आए हैं, और बहुत कर्मकांडी, मतलब बहुत बढ़िया जो हैं इनके आंदोलन रहे हैं, काफ़ी सफल व्यक्तित्व है इनका। तो इन्होंने एक काम किया कि गांधी जी के पास गए और बोले कि आप जो है हमारे साथ चलें और हमारी ऐसी ऐसी समस्या है इसका समाधान करें। अब 1917 में चंपारण आंदोलन जो होता है इसी के लिए किया जाता है। तो गांधी जी जो भारत में आए, और भारत में आने के बाद जो 3 कोठिया प्रणाली को है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया, मतलब ये आंदोलन में बैठ गए, अनशन किया, और उसके बाद जो है इसको ख़त्म किया। तो अब अगर बात करें इसी आंदोलन में जो है इनकी मुलाकात किससे हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और महादेव देसाई से भी ये मिले। ये जो चंपारण आंदोलन है, अगर पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा, तथा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, भाई क्या हुआ क्या कि जब रविंद्रनाथ टैगोर आए तो इन्होंने गांधी जी को देखा और महात्मा बोल दिया, तो क्या हो गए, इनको महात्मा की उपाधि मिल गई। और जो महात्मा गांधी अब हो गए गांधी जी, तो अब इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोल दिया, तो इनको गुरुदेव की उपाधि मिल गई। तो अगर बात की जाए तो चंपारण आंदोलन में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा तथा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि एक दूसरे को दी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद फैक्ट्री आंदोलन, इसकी बात अगर हम करें तो फरवरी 1918 की बात है। उस समय अहमदाबाद में एक प्लेग
ये जो चूहे के पिस्सू से होता है। चूहे में जो कीट होते हैं इनके काटने से प्लेग होता है और ये पूरे पूरे राज्य को, पूरे पूरे गांव को तबाह कर देती है। इतनी खतरनाक बीमारी होती है। तो अगर पूछा जाए प्लेग किससे होती है, तो चूहे नामक जीव से होती है। ऑप्शन देता है चूहा, छिपकली, बंदर। तो किससे होती है? चूहे से होती है। पहला क्वेश्चन साइंस का हो जाएगा ये तो। लेकिन हम जीएस की बात कर रहे हैं। तो प्लेग बोनस जो है इसकी अगर हम बात करें तो जो मालिक था उसने कहा कि ठीक है तुम हमारे यहाँ कंपनी में काम करो। किससे कहा? जो भी वहाँ के मजदूर थे, कर्मचारियों से कहा कि हम जो है तुमको ठीक है बोनस वोनस देंगे, लेकिन जो है तुम हमारे यहाँ कंपनियों में काम करो। पहले ऐसी बात बोली कि 50% बोनस देंगे, तुम तय हो जाओ, ठीक। अब उसके बाद जब जो कर्मचारी थे उन्होंने लगातार भैया काम किया प्लेग जैसी महामारी में भी, और कंपनी की जो है डेवलपमेंट किया। तो जब इनका काम हो गया तो मालिक ने कहा कि बोनस देने से साफ साफ क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो उसी में ये लोग क्या किए? गांधी जी को पकड़ लाए। गांधी जी क्या होता था, जहाँ कोई काम नहीं बनता था गांधी जी को पकड़ लो, बस अनशन किया, लाठी खोस के बैठ जाते थे और सारी बातें अंग्रेज़ों से मनवा लेते थे। तो खैर बहुत देखो एक बहुत मतलब जो है माननीय सम्मानीय व्यक्ति थे। अगर हम बात करें 193 देशों में तो कई देशों में तो देखो इनकी पूजा तक होती है। साउथ अफ्रीका वगैरह में तो इनको पूजा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि अब यहाँ पे प्लेग में क्या हुआ कि जो यहाँ के कर्मचारी थे इन्होंने गांधी जी के पास गए और गांधी जी से बोले कि ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मालिक है वो हमें बोनस देने से साफ साफ मना कर रहा है और अपनी सारी बातें बताई। तो गांधी जी जब गए तो उन्होंने कहा कि मालिक से बात की और कहा कि तुम जो है 35% बोनस दो कम से कम, जबकि कर्मचारी क्या कह रहे थे हमें 50% बोनस चाहिए। मालिक ने कहा हम नहीं देंगे। फिर इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने वहाँ भूख हड़ताल में बैठ गए। इनका एक पहला ये ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे पहले जो है इन्होंने भूख हड़ताल की। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे पहले भूख हड़ताल की गई, तो यही अहमदाबाद का फैक्ट्री आंदोलन, ठीक। तो गांधी जी ने कहा कि जो है इनको 35% बोनस दिया जाए, लेकिन हुआ क्या कि इसमें 20% बोनस जो है डन हुआ। 20% बोनस डन हुआ, ठीक है, और 20% जो है लोगों को दिया गया। क्यों? इसका कारण ये था कि जो गांधी जी भाई अनशन पे बैठ गए और काफ़ी बहस हो गई। तो जब अनशन पे बैठे तो उन्होंने कहा भैया अगर गांधी जी कहीं निपट गए तो लफड़ा हो जाएगा। तो फिर 20% पे फाइनली बात आ गई। 35% खैर गांधी जी के कहने पे इन्होंने नहीं दिया। अब छोटा सा अगर हम बात करते हैं, एक अम्बालाल साराभाई थे। तो अम्बालाल साराभाई की जो बहन थी वो थी अनसुईया बेन थी। तो अगर हम बात करते हैं जो अम्बालाल साराभाई थी उनकी बहन कौन थी? अनसुईया बेन थी, और ये गांधी जी की सबसे मुख्य सहायिका थी। और जो अम्बालाल साराभाई के पुत्र थे वो थे विक्रम साराभाई, जो क्या थे, इन्होंने इसरो की स्थापना की है, जो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसके बाद बात आती है सन 1918 में गुजरात का खेड़ा आंदोलन। एकमात्र ये क्या था? प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि एक समय आता है कि वहाँ पे गुजरात में सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने के कारण क्या होता है कि वहाँ के जो अब किसान हैं वो तो ज़मीनों पे ही डिपेंड करते हैं, खेतों पे, तो अब वो टैक्स नहीं दे पाते हैं। तो जब किसान टैक्स नहीं दे पाते हैं तो ये गांधी जी के पास जाते हैं, और अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं कि भैया हमें टैक्स चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की भाई नीति थी कुछ भी ओवर मरे चाहे कन्या, हमको टैक्स चाहिए। तो अब उसके बाद होता क्या था कि गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने अंग्रेज़ों से बात किया और बोले कि ऐसा है जो भी योग्य व्यक्ति हैं, टैक्स देने लायक हैं, तो उनसे टैक्स लिया जाए और गरीबों को इस चीज़ में छोड़ दिया जाए। तो खैर अंग्रेज़ प्रशासन ऐसा ही करता है, और इसमें फाइनल जो परिणाम निकलता है केवल योग्य व्यक्तियों का ही टैक्स लिया जाता है और गरीबों का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं एक होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है घर में, और रूल का मतलब होता है नियम। तो मतलब जो स्वशासन, स्वयं के ऊपर जो शासन हो। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और होम रूल लीग जो शब्द है ये आयरलैंड से लिया गया। होम रूल लीग जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया पूछा जाएगा, तो आयरलैंड से लिया गया। अब अगर हम बात करते हैं होम रूल लीग को दो भागों में बांटा जाता है। क्या होता है कि इसमें महाराष्ट्र में जो है इसका संचालन बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और इसका जो मुख्यालय होता है ये महाराष्ट्र बनाया जाता है, जबकि जो दूसरा होता है मुख्यालय वो मद्रास में बनाया जाता है। मद्रास में कहाँ पे? अड्यार में।
कहाँ पे, अड्यार में। और इसका संचालन कौन करता है, तो एनी बेसेंट करते हैं। क्लियर। तो इसको कहते हैं, ये जो है भारतीय होम रूल लीग था। कौन, जो बाल गंगाधर तिलक जो चला रहे थे, ये कौन सा था, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो की थी, किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ की थी, महाराष्ट्र में की थी। कार्य क्षेत्र इसके क्या थे, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और एक दो और क्षेत्र थे। अब इन दोनों को छोड़ के एक दो और थे, उनको छोड़ने के बाद में जो कार्य क्षेत्र, जो भारत का पूरा जो शेष भाग बचता है, वो कहाँ पे था, एनी बेसेंट में था। और इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। पूछा जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने की। अगर पूछा जाए भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की। तो अब अगर हम बात करते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जो है इसमें अपनी सारी विचारधाराएं मराठा केसरी में, मतलब मराठी एक जो है पत्र है, उसमें इन्होंने अपनी सारी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। और इन्होंने कहा है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये नारा किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन अगर एनी बेसेंट की बात करते हैं इसी जगह पे हम, तो जो एनी बेसेंट है, इनकी विचारधारा जो है वो न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, इसमें इनकी जो है विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, या इनकी ये बोल सकते हो कृतियाँ भी हैं। तो ये पूछी भी जाती है पेपर में बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब क्या होता है, इसी समय जो है एक टाइम्स पत्रिका जो है निकलती है। तो पूछा जाता है टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वैलेंटाइन चिरोल। कहीं कहीं चिरोल मिलेगा और कहीं कहीं सिरोल भी लिखा मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का जो वीडियो है ये 16 मिनट का या 17 मिनट का समथिंग बन पाया है। चूँकि आज मैं गांव में था, तो जो भी हमारे पास कंटेंट था हमने उसी से आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। और आज यहीं बाग में अपने बैठे हुए हैं, तो घर में नहीं हैं, इस वजह से जो है जैसी भी वॉइस हो ये चीज़ हम नहीं बता सकते। कहीं कहीं पे जो है थोड़ा सा आवाज़ भी रुकी है। तो खैर ऐसा कुछ नहीं, आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। और मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास मैंने किया, और आप भी इस चीज़ को समझें। तो नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो भी उसका सजेस्ट दें कमेंट में लिखकर। और जो भी त्रुटियां आपको लगें तो उसको भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।